चलिए दोस्तों, आपको आज 23 दिसंबर है। आज खबरें बता देते हैं आज की इंटरनेशनल न्यूज़। पहली खबर आ रही है कि जो इस समय गाजा में सीज़फायर को लेके इस समय यूएन में रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है। मंडे को इसकी डेट रखी गई थी, फिर उसके बाद इसको पोस्टपोन किया गया वेडनेसडे के दिन। अब खबर ये आई है कि अब इसको फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। फ्राइडे के दिन इसके ऊपर अब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी। तो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जो रेजोल्यूशन है, तो इसमें गाजा में सीज़फायर के ऊपर ये रेजोल्यूशन लाने की मांग की जा रही थी। हालांकि पता चला है, कल के दिन ये खबर आई है कि अमेरिका ने इसमें अपना पक्ष रखा है इस रेजोल्यूशन में। उसने कहा है कि यहाँ पर सीज़फायर, अगर इस रेजोल्यूशन में सीज़फायर आएगा तो हम इसमें वीटो लगा देंगे। तो अब सहमति ये बनी है, सभी देशों ने मिलकर, जो इस 15 मेंबर काउंसिल के थे, सब ने अब ये जो सीज़फायर का हटा दिया है। जो ये सीज़फायर का एक इसमें कंडीशन थी, उसको हटा दी गया है रेजोल्यूशन में। अब सीज़फायर की कोई भी बात नहीं होगी, बल्कि रेजोल्यूशन में अब जो फ्राइडे के दिन आएगा उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड की बात होगी। यानी कि अब गाजा में किस तरह से लोगों को सप्लाई पहुंचाया जाए, उसके बारे में रेजोल्यूशन आ जाएगा। उसमें भी अमेरिका ने अभी अपनी सहमति नहीं दिखाई है। अमेरिका के जो यूएन में एम्बेसडर है लिंडा ग्रीनफील्ड, उनका स्टेटमेंट रहेगा। उन्होंने कहा है कि अभी हम इस जो रेजोल्यूशन है उसको अभी पढ़ेंगे उसको, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। तो ये फ्राइडे को ये रेजोल्यूशन आना लगभग पक्का हो गया है। फ्राइडे को दिन ये यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में लाया जाएगा। और जो ह्यूमैनिटेरियन इस समय इश्यूज़ के ऊपर ये रेजोल्यूशन आएगा, केवल एक ही टॉपिक होगा इसमें, ह्यूमैनिटेरियन। और ह्यूमैनिटेरियन में अगर मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन क्या है इस समय, अभी तक जो गाजा में जो सप्लाईस आ रही है, वो सभी जितनी सप्लाईस आ रही है सबकी चेकिंग इसराइल कर रहा है। जितना ट्रकों की यहाँ पर सप्लाईस लेके पहुँच रहे, सभी का इंस्पेक्शन इसराइल द्वारा किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो ऐसे में जो डिले हो रहा है काफ़ी ट्रकों का, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सप्लाईज निकल रही है वो रफ़ा कॉरिडोर के हिसाब से निकल रही है। यानी कि इजिप्ट के रास्ते से रफ़ा क्रॉसिंग पड़ती है, तब वहाँ से वो गाजा की तरफ जाती है सप्लाईज। लेकिन ये जो इंस्पेक्शन करने के लिए पहले ये इजिप्ट की सप्लाईज को पहले इसराइल में जाना पड़ता है, फिर इसराइल की सेना उसको चेक करती है, फिर वो वापस वो राफा की बॉर्डर की तरफ जाता है, फिर वो गाजा के अंदर निकलता है वो ट्रक। तो काफ़ी टाइम लग जाता है अभी तक। जितना ये जो अभी सिस्टम चल रहा है पिछले 1 महीने से, जब से सप्लाईज खुली है तब से काफ़ी देरी लग रही है ये जो ट्रकों को निकलने में। और माना जा रहा है कि एक दिन में 100 ट्रक ही निकल पा रहे हैं, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से गाजा की देखा जाए तो बहुत कम ट्रक है ये। उनकी जो सप्लाईज गाजा के लोगों को भरपूर नहीं मिल पा रही है। तो अब करने की कोशिश ये की जा रही है, रेजुलेशन में अनलिमिटेड ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज की बात की जा रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये रेजुलेशन पास हो जाता है तो इसमें ख़ासतौर में अभी जो पॉइंट है वो यूएन को दी गई है। इसकी जिम्मेदारी यूएन ही तय करेगा कि ये जो सप्लाईज है, क्या उसमें कोई ऐसा सामान तो नहीं जा रहा है जिसको फ़ायदा हमास उठा सकता है, यानी कि कोई वेपन्स तो नहीं जा रहा है इसमें। तो इसमें अमेरिका आपत्ति दर्ज करा रहा है। वो अमेरिका की सरकार कह रही है कि जो जिम्मेदारी है वो इसराइल के पास ही रहनी चाहिए, और इसराइल इसको सही तरीके से निभा रहा है अभी तक, और आगे भी इसको जिम्मेदारी इसराइल के ऊपर मिलनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे मेंबर्स है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, वो कह रहे हैं कि ये इसराइल के पास अगर हम इसको पावर को रहने देंगे, जो चेकिंग की पावर है अगर इसराइल के पास रहती है, तो उससे फिर वही दिक्कत शुरू हो जाएगी। डिले जो हो रहा है उसके डिले होता रहेगा, और यहाँ के लोगों को जो उनकी अभी तक सप्लाईज नहीं मिल पा रही है, काफ़ी लोग अभी भुखमरी से जूझ रहे हैं गाजा के अंदर, तो उन लोगों को हम सप्लाईज नहीं पहुँचा पाएंगे। तो इस समय जो रेजुलेशन फ्राइडे में आना तो पक्का हो गया, लेकिन क्या ये रेजुलेशन पास होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है। जो यूएस है उसमें अभी भी वीटो लगा सकता है। वीटो यूएस, हालांकि उसने कह दिया है, उसके जो एम्बेसडर है उन्होंने कहा है कि हम अभी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, उसी के बाद डिसीजन लेंगे। तो फिलहाल ये फ्राइडे को जब रेजुलेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाएगा तभी पता लगेगा कि यूएस क्या डिसीजन लेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी जो लड़ाई चल रही है गाजा में, उसमें माना जा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीन लोगों की मौत हो गई है। तो ये अभी तक का इसराइल के साथ किसी भी देश की लड़ाई हुई है जब से इसराइल का अस्तित्व आया है, तो उसके बाद का जब से अस्तित्व बना है इसराइल का 1948 में,
उसके बाद से अभी तक सबसे ज़्यादा इसराइल के साथ किसी देश के साथ लड़ाई में इतनी ज़्यादा मौतें का आंकड़ा पहली बार छुआ है, 20,000 का आंकड़ा। इससे पहले देखा जाए तो 1948 में जब इसराइल बन रहा था तो उस समय लगभग 17,000 फ़िलिस्तीनी लोगों की मौत हुई थी 1948 में। उसके बाद 1967 की लड़ाई हुई थी, उसमें लगभग 15 से 16,000 लोग मरे थे उस समय। तो उसके बाद फिर 1982 में हिजबुल्ला के साथ इसराइल की लड़ाई हुई थी, उसमें अभी क्लियर नहीं है कितने मारे गए थे, लेकिन वो भी बहुत खूंखार लड़ाई हुई थी, काफ़ी जानी गई थी। माना जा रहा है कि जो पिछले 2 महीने से लड़ाई चल रही है गाजा में, 7 अक्टूबर के बाद से ये लड़ाई शुरू हो गई थी और उसमें अभी तक 20,000 लोग फ़िलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक मलबे में दबे हुए। 6,000 ऐसे लोग हैं जो अभी तक गायब चल रहे, यानी कि 6,000 लोगों में से काफ़ी उनकी मौत हो चुकी होगी। तो ये आंकड़ा 20,000 से ऊपर ही होगा जो अब मौतों का आंकड़ा है। ये जो गाजा में लड़ाई है, अगर इसको हम गहराई से देखा जाए तो ये जो मौतों का आंकड़ा है, इसमें एक चीज़ हमको ये एक स्पष्ट देखने को मिलती है कि ज़्यादातर मौतें महिला और बच्चों को हुई है। टोटल कहा जा रहा है कि 20,000 में से 70% मौतों का आंकड़ा महिला और बच्चों से मिलके बना हुआ है। और इसमें जो सिविलियन लोगों को जिस तरह से ये नुकसान पहुंचा है पिछले 2 महीनों में, वो अपने आप में एक बहुत ही खौफनाक वाली बात है। जिस तरह से गाजा के 25 लाख आबादी थी गाजा में लड़ाई होने से पहले, उनमें से 80% आबादी अपने घरों को छोड़ने में उन्हें मजबूर होना पड़ा। उनके लिए सप्लाईज़ ख़त्म हो गई थी, पिछले 1 महीने से उनको सप्लाईज़ मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले जो शुरुआती 1 महीने से लड़ाई की उसमें तो बिल्कुल ही सप्लाईज़ बंद थी। तो बहुत सारी दिक्कतें जिससे जूझना पड़ा है लोगों को। और अगर हम मौतों का आंकड़े के ऊपर ही बात करें तो ये अभी तक इसके ऊपर भी सवाल उठते रहे। कुछ दिन पहले तक ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी फ़िलिस्तीन की, वो ये मौतों का आंकड़ा वो पब्लिश करती थी, लेकिन जो यूएस और इसराइल है इसके ऊपर सवाल उठाते थे और कहते थे कि जो ये हेल्थ मिनिस्ट्री है ये हमास द्वारा संचालित होती है, तो इसके आंकड़ों में हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि अब ये हेल्थ मिनिस्ट्री भी अपने आंकड़े पब्लिश नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है गाजा में, लगभग 36 हॉस्पिटल में से केवल 9 ही हॉस्पिटल इस समय ऐसे बचे हुए जिनमें मरीजों को इलाज किया जा रहा है, बाकी हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं। तो अभी तक ये आंकड़ा जुटा पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कितने लोग मर गए। तो ये माना जा रहा है कि 20,000 से ऊपर ही लोग हैं जो मारे गए, यानी 20,000 से ऊपर का ही आंकड़ा है मरने वाले लोगों का। आगे बढ़ते हम। अभी जो गाजा में लड़ाई है उसमें इसराइल ने लड़ाई इसीलिए शुरू कर रखी है, वो हमास को ख़त्म करना चाहता है। हमास को एक मिलिट्री थ्रेट की जो इसराइल के ऊपर बना हुआ है हमास, उसको पूरे थ्रेट को ख़त्म करना इसराइल का गोल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए इसराइल को अभी तक उसका जो रिज़ल्ट मिला है पिछले 2 महीने में, जो इसराइल ने कार्रवाई की है गाजा में, वो मिक्स रिज़ल्ट कहेंगे उसे। उसको कुछ क्षेत्रों में कामयाबी मिली है, लेकिन कुछ में उसको नाकामयाबी भी मिली है। पहले हम देख लेते हैं कामयाबी क्या मिली है इसराइल को। इसराइल ने जो नॉर्थ गाजा का इलाका है वहाँ पर उसने सैन्य कार्रवाई लगभग उसकी पूरी हो चुकी है। वहाँ पर जितने टनल हमास ने बनाए थे नॉर्थ गाजा में, वो सब इसराइल ने उसको टनलों को खोज के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया टनल को। इसके अलावा इसराइल का कहना है कि उसने 7,000 हमास के फाइटरों को अभी तक मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अभी तक इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता इंडिपेंडेंटली कि इसराइल जो ये कह रहा है वो क्या वाकई में सच्चाई वाला आंकड़ा है कि ये कुछ एक्सैगरेट है। अभी इसको क्लियरली नहीं कह सकते। बात की जाए जिसमें जो इसराइल है जिसको अभी तक उसको नाकामी जिस क्षेत्रों में देखने को मिली है, अब उसको देख लेते हैं हम। पहले ये कि जो गाजा में जो हमास के लीडर है, टॉप लीडर, वो उनमें अभी तक कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसको इसराइल ने पकड़ रहा हो या फिर जिसको मौत के घाट उतारा हो। अगर हम याह्या सिनवर की बात करते हैं जो कि हमास के सबसे बड़े लीडर है, वो अभी तक गाजा के अंदर मौजूद है और वो छुप रखे अभी तक। इसराइल उनको अभी तक खोज पाने में नाकाम रहा है। जबकि दूसरे बड़े लीडर मोहम्मद दियफ, वो भी हमास के मिलिट्री कमांडर है, वो भी अभी तक बचे हुए हैं। तो इसराइल इन दोनों बड़े नेताओं को अभी तक नहीं खोज पाया। इसराइल ने इनको पकड़ने के लिए बड़े बड़े उसने इनके ऊपर इनाम घोषित कर रखा है और $4 लाख का इनाम याह्या सिनवर के ऊपर है, जबकि $2 लाख का इनाम मोहम्मद दियफ के ऊपर है। इसराइल के लिए इन दोनों नेताओं को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। और साथ में दूसरी चीज़ ये कि अगर ये दोनों लीडर अगर पकड़े जाते हैं, मान लीजिए अगर ये या फिर ये पकड़े जाते हैं या फिर इनको मौत के घाट उतार देता है इसराइल, तो ये इसराइल के एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा।
अभी तक लड़ाई में कोई वो प्रैक्टिकल दिखा नहीं पाया है अपनी जनता को इसराइल, कि उसको जैसे कि हमास के बड़े लीडर की अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। तो इसकी वजह से जो लोग हैं अभी तक वो ज़्यादा उनमें जश्न का माहौल नहीं है। जो छोटे मोटे अभी हमास के लीडर है उन्हीं को मौत के घाट उतारा गया है। तो इससे अगर इसराइल इन दोनों हमास के लीडरों को अगर वो पकड़ देता है तो इससे इसराइल की एक इंटरनेशनल भी उसकी एक कद को बढ़ावा मिलेगा। साथ में जो उसकी जो इसराइल की अपनी इंटरनल डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको भी काफ़ी इसराइल की सेना और इसराइल की सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ेगा जनता का। बात की जाए अगर यही सिनवर की अगर हम बात करें जो कि सबसे बड़े लीडर है, तो यही सिनवर के बारे में कहा जाता है कि यही सिनवर ने लगभग 20 साल उन्होंने इसराइल के जेलों के अंदर बिताए। इस 20 साल में जब वो इसराइल के जेल में बंद थे तो उन्होंने इसराइल की इतिहास के बारे में उन्होंने पढ़ा। इसराइल की भाषा जो हिब्रू भाषा उसको उन्होंने सीखा और पूरा उन्होंने समझने की कोशिश की इसराइल को कि कैसा देश है इसराइल। तो जब उनको छोड़ दिया गया था इसराइल द्वारा 2011 में, उनको इसराइल ने ऑस्ट्रेजियस अदला बदली में उनको छोड़ दिया गया था इसराइल की जेल से, वो फिर गाजा में लौटा गए थे यही सिनवर। उसके बाद यही सिनवर ने लगभग 6 साल के अंदर ही उन्होंने जो गाजा का लीडरशिप है उसको उन्होंने पा लिया था, उसको सुप्रीम लीडर बन गए थे यही सिनवर। उसके बाद से लेकर अभी तक वो इसराइल को गुमराह करते रहे, वो इसराइल को ये समझाते रहे, यानी वो गुमराह किया उन्होंने इसराइल को, और इसराइल को इस तरह से गुमराह किया उन्होंने कि इसराइल को लगे कि हमास कोई बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन यही सिनवर ने जब मौका आया 7 अक्टूबर के दिन तो उन्होंने इसराइल को सबक सिखा दिया और इसराइल के अंदर उन्होंने अपने सेना जो उनके फाइटर है हमास के फाइटर उनको भेज दिया, और हमास के फाइटरों ने लगभग 1200 इसराइली लोगों की हत्या कर ली और 250 से ज़्यादा हॉस्टेजेस को बंधक बना के वो गाजा के अंदर ले आए थे। तो ये सबसे बड़ा जो कार्रवाई की है, ये कहते हैं कि इसका मास्टरमाइंड यही सिनवर था। जो 7 अक्टूबर का अटैक है वो यही सिनवर की प्लानिंग के द्वारा ही वो अटैक हुआ था। तो यही सिनवर एक सबसे जो नंबर 1 टारगेट है इसराइल का, वो यही सिनवर है। लेकिन अभी तक यही सिनवर के बारे में पता लगा है कि यही सिनवर अभी हो सकता है कि वो जो साउथर्न गाजा का खान यूनिस का शहर है वहाँ किसी और टनल के अंदर छुपे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी जो WHO की टीम है वो नॉर्थर्न गाजा में गई थी और नॉर्थर्न गाजा में वहाँ वो हॉस्पिटलों को देखने गई थी, और अभी 2 हॉस्पिटल वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया। एक हॉस्पिटल का नाम है अल हरी हॉस्पिटल और दूसरा अल शिफा हॉस्पिटल। ये 2 हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल थे नॉर्थर्न गाजा में। और यहाँ पर क्या है कि जब इसराइल ने यहाँ सैन्य कार्रवाई की थी इस नॉर्थर्न गाजा के इलाके में, तो इन हॉस्पिटलों को भी उसने निशाना बनाया। और अभी जो हॉस्पिटल में जब ये जो WHO के ऑफिशियल गए थे कल के दिन, तो उनको काफ़ी भयानक सीन देखने को मिला। ये हॉस्पिटल के बाहर जो कोर्टयार्ड होता है, जो आंगन होता है हॉस्पिटल को, उसमें लाशें पड़ी हुई दिखी इनको। और साथ में ये जब अंदर गए हॉस्पिटल के अंदर तो इनको मरीज़ दिखे, कई मरीजों को 1 महीने से दवाई नहीं मिली थी, कई उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, एंटीबायोटिक्स ख़त्म हो गई थी हॉस्पिटल के अंदर। बिल्कुल जो इनका जो हॉस्पिटल का फंक्शनिंग थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी इन दोनों अस्पतालों में। बस केवल थोड़ा बहुत जो फर्स्ट एड जो यहाँ पर डॉक्टर थे वो केवल फर्स्ट एड ही मरीजों को कर पा रहे थे, यानी छोटा मोटी जो मरहम है, जो पट्टी वगैरह, वहाँ पर बस उसको छोड़ के, पट्टी को छोड़ के दूसरे कोई बड़ा इलाज नहीं हो पा रहा था इन 2 हॉस्पिटल में। जब ये कल के दिन WHO के ऑफिशियल गए तो WHO के जो डायरेक्टर जनरल है तेद्रोस गुतेरेस, उनका भी स्टेटमेंट आ गया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हमको फिर से वही चीज़ हम जितने पहले दिनों से यही चीज़ कहते आ रहे हैं कि हमको यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर करनी चाहिए, यानी कि लड़ाई रोकनी चाहिए। और ये लड़ाई रोक के ये जो गाजा के जितने इलाके, चाहे हॉस्पिटल हो गए या दूसरे स्कूल हो गए, इनमें हमको सप्लाईज को बहाल करना चाहिए। अभी जो हॉस्पिटल है जहाँ सप्लाईज बंद हो चुकी है उन हॉस्पिटलों में सप्लाईज को भेजना चाहिए। उन्होंने कहा है कि टोटल मिला के 36 हॉस्पिटल है गाजा में, उनमें से केवल 9 ही हॉस्पिटल इस समय फंक्शनल है, और 9 के 9 जो हॉस्पिटल है वो साउथर्न गाजा में अभी है। यानी कि जो नॉर्थर्न गाजा वाला हिस्सा है वो बिल्कुल, वहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पर फंक्शनिंग सबकी बंद हो गई है, कोई भी हॉस्पिटल काम नहीं कर पा रहे। वहाँ सिर्फ फर्स्ट एड को छोड़ के कोई दूसरा काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कुछ
एग्ज़ाम्पल भी गिनाए, जैसे उन्होंने कहा है कि एक 10 साल की लड़की थी, उसके पैर कटा हुआ था जब वो हॉस्पिटल में पहुँचे, और वो लड़की अनाथ थी, हॉस्पिटल में अकेली थी, उसका परिवार ख़त्म हो गया था एयर स्ट्राइक में। और इसके अलावा एक बूढ़ा आदमी 70 साल का, उसके पेट में गोली लगी थी, तो उस इलाज उसका नहीं हो पा रहा है अभी तक, वो एंटीबायोटिक्स नहीं मिल पा रही है उसके लिए। तो इस तरह से बहुत सारे जो मरीज़ हैं हॉस्पिटलों के अंदर, तो उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, बहुत गंभीर उनको इस समय चोटें पहुंच रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर सप्लाईज नहीं होने के कारण जो डॉक्टर है उनका इलाज नहीं कर पा रहे। तो अगर कहा जाए तो ज़्यादातर डॉक्टर जो नॉर्थन गाजा से वो चले गए थे जब इसराइल ने कार्रवाई की थी साउथ गाजा की तरफ, वो चले गए थे, लेकिन कुछ लगभग 10-15 डॉक्टर अभी हॉस्पिटल के अंदर वो रुके रहे, ताकि जो पेशेंट जो निकल नहीं पाएंगे, यानी जिनको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई है, उनकी देखभाल करने के लिए लगभग 10-15 डॉक्टरों को इन हॉस्पिटलों के अंदर रखा गया था जो नॉर्थ गाजा के इलाके में थे ये। लेकिन ये जो हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर थे, इनके पास क्योंकि सप्लाईज ना होने के कारण मेडिकल जो मेडिसिन हो गई या फिर दूसरे चीज़ें हो गई जिससे इलाज करते हैं, वो नहीं होने के कारण ये डॉक्टर भी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे पेशेंटों की। तो कल जाके ये पता चला है WHO को, और ये कोई नई बात नहीं है, लंबे समय से ये बात पता है, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, कि गाजा में इस समय जो हॉस्पिटल है उनकी जो स्थिति है बहुत बुरी है। लेकिन अभी इसके बावजूद जो नॉर्थन गाजा का इलाका है वहाँ पर सप्लाईज बिल्कुल जाना भी बंद कर रखा है इसराइल ने, वहाँ पर सप्लाईज को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। जबकि देखा जाए तो लगभग 2-3 लाख लोग अभी भी नॉर्थन गाजा के इलाकों में फंसे हुए हैं। तो ये जो 2-3 लाख लोग हैं बिना किसी सप्लाई से पिछले 2 महीनों से ये किसी ना किसी तरीके से अपना काम चला रहे हैं। बहुत ही बुरी स्थिति में ये इनको अपना काम चलाना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी चेक रिपब्लिक से कल एक घटना हो गई वहाँ पर एक 24 साल का स्टूडेंट ने फायरिंग कर लिया और उसमें लगभग 15 लोगों की मौत हो गई है। ये जो फायरिंग हुई थी ये चेक रिपब्लिक का एक राजधानी परेग में ये घटना हुई थी, और परेग में एक यूनिवर्सिटी है, चार्ल्स यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये घटना हुई है। तो ये जो स्टूडेंट है जिसने हमला किया था, इसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, और ये जो अपने कॉलेज में इसने शूटिंग की है, यानी वहाँ उसने हमला अपने कॉलेज में किया है। वजह क्या है, इसने क्यों ये हमला किया, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। जो सरकार है चेक रिपब्लिक की, उस सरकार ने कहा है कि हो सकता है कि ये दूसरे जगह जो यूरोप में दूसरे जगह इस तरह से पिछले कुछ महीनों में घटना हुई है, तो हो सकता है कि ये जो हमलावर था इसने उनसे प्रेरणा लेकर ये हमला किया है। बात की जाए कि हमला 3 बजे दिन के समय हुआ था, और ये जो युवक था 24 साल का हमलावर, इसने लगभग हमला करने से पहले इसने अपने घर में अपने पिताजी की भी हत्या कर ली थी। दिन के 12 बजे इसने पहले अपने पिताजी की हत्या की, फिर ये अपने कॉलेज की तरफ निकला। ये पूरे इसने अपने पास बंदूकों का जखीरा इसने रखा हुआ था, बहुत सारी बंदूकें लेके ये कॉलेज की तरफ निकल गया था, और 3 बजे के टाइम पर ये कॉलेज पहुंच के इसने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। वो तो सही बात ये हो गई, अच्छी बात ये है कि पुलिस यहाँ पर मौके में मौजूद थी, तो पुलिस ने जैसे ही यहाँ पर शूटिंग स्टार्ट करी इस हमलावर ने, वैसे ही पुलिस ने इसको ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। यानी कि अगर ये पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती तो हो सकता था कि 50-60 लोगों की भी यहाँ पर मौत हो सकती थी। तो पुलिस ने सही मौके में उसने यहाँ पर इस जो हमलावर था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको मार दिया। जब पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई तो ये जो हमलावर है मारा गया है, लेकिन मरने से पहले इसने 15 लोगों की हत्या कर ली थी। बात की जाए तो ये जो यूनिवर्सिटी में उस समय जो लेक्चर चल रहे थे, और यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर और स्टूडेंट जिन्होंने अपनी आंखों से ये हमला होते हुए देखा, तो वो अपना बीती सुना रहे कि कैसे उनको जब वो लेक्चर के दौरान उन्होंने आवाज़ सुनी थी, उनको पहले लगा कि कोई जब पुलिस उनको कह रही थी कि छुप के रहो, तो उनको लगा कि पता नहीं कोई दारू पी के ऐसे चिल्ला रहा है। लेकिन जब उनको धीरे धीरे करके जब पुलिस उनके करीब आती गई, तब उनको पता लगा कि यहाँ पर तो इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। तो पुलिस ने जब यहाँ पर मौके में पहुँची थी, तो उसने जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और टीचर थे उनको पुलिस ने कहा है कि आप अपने जो आपका लेक्चर रूम है आप उसको क्लोज़ कर दीजिए दरवाजे को, और दरवाजे में आप उसमें कुछ ऐसा लगा दीजिए दरवाजे में, मतलब आप उसको उसको कुछ उस दबा दीजिए, जो डोर है उसको टेबल दरवाजे से अटैच कर दीजिए ताकि कोई दरवाजे को ना तोड़ पाए।
तो पुलिस ने कुछ इस तरह से उन्होंने जो यहाँ पर जो टीचर्स और स्टूडेंट की जान बचाने की उन्होंने कोशिश की थी। ये जो यूनिवर्सिटी है चार्ल्स यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी 14वीं शताब्दी में ये बनाई गई थी और यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में इसका नाम शामिल आता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो व्यक्ति है इसका नाम अभी तक पूरा क्लियर नहीं किया है। इसका फर्स्ट नाम जो फर्स्ट नेम है वही अभी बताया गया है। इसका फर्स्ट नेम है डेविड के, यानी डेविड के। इसको अभी तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसका नाम डेविड के बताया इस व्यक्ति का, जो 24 साल का हमलावर है। और इसके नाम जैसा एक नाम का टेलीग्राम चैनल भी है, यानी कि हो सकता है जो टेलीग्राम चैनल है वो इसी ने बनाया हो। तो उस टेलीग्राम चैनल में कुछ मैसेज, एक जिसका भी चैनल था उसने कुछ मैसेजेस उसमें पोस्ट किए थे। जैसे कि एक मैसेज में दिख रहा था कि ये जो व्यक्ति था, ये टेलीग्राम चैनल जिसका था, वो इस तरह से कुछ हमला करने की सोच रहा था। वो अपने पोस्ट में भी उसने इसका जाहिर किया था कुछ दिन पहले। तो इसने जिसका अकाउंट है उसने कहा कि जो एक रसिया की लड़की थी जिसने अभी 2 हफ्ते पहले अपने स्कूल में उसने हमला किया था, उसमें 2 अपने क्लासमेट को उसने मार दिया था। तो उससे ही ये जो 24 साल का युवा है उससे प्रेरित हुआ था। तो हो सकता है कि जो अकाउंट है वाकई में इसी व्यक्ति का था जिसने कल के दिन ये चेक रिपब्लिक में ये घटना को अंजाम दिया है। तो इसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो टेलीग्राम है उसमें इसने कहा था कि मेरा ये शौक है बंदूकों का, मैं मेरा मन करता है लोगों को मारने का। तो इस तरह से इसकी विचारधारा थी। और अगर हम देखा जाए तो ये जो यूरोप में और अमेरिका में ये जो गन वायलेंस है ये बहुत आम बात बनती जा रही है। ख़ासतौर में अमेरिका में तो गन वायलेंस हर महीने में ऐसी घटना होती रहती है जिसमें कोई एक व्यक्ति, सरफिरा व्यक्ति कई लोगों की हत्या कर लेता है। तो अगर हम देखा जाए तो चेक रिपब्लिक में ये आम तौर में नहीं होता है। ये कई साल बाद चेक रिपब्लिक में इस तरह से मास शूटिंग की घटना आई है। और अगर देखा जाए तो इससे पहले जो रसिया में भी 2 हफ्ते पहले इस तरह से एक लड़की ने, 14 साल की लड़की ने अपने 2 क्लासमेटों की हत्या की थी। और अभी जो सर्बिया है वहाँ पर भी एक गनमैन ने 15 लोगों की हत्या कर ली थी। तो इस तरह से जो घटनाएं हो रही है यूरोप में, तो ये एक सवाल उठता है कि जो गन लॉस, यानी जो यहाँ पर बंदूक खरीदना आमतौर में आसान माना जाता है। कोई व्यक्ति अगर बंदूक खरीदना चाहे तो उसका बैकग्राउंड चेकिंग भी ढंग से नहीं होती है। तो इस वजह से जो मानसिक संतुलन जिनका बिगड़ा रहता है, तो उस तरह से ये घटना करते थे, ये लोगों की जान ले लेते हैं। और इस तरह से ये जो मास शूटिंग हो रही है, और उस मास शूटिंग अगर हम पिछले सालों से कंपैरिजन में देखा जाए तो ये मास शूटिंग की घटनाएं धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अभी यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है तो उसमें यूक्रेन को अभी थोड़े गंभीर स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन का इस समय देखा जाए तो उसकी जो ऑफेंसिव था वो तो फेल हो गया है। समर ऑफेंसिव में उसने कोशिश की थी कब्जा लेने की इलाकों में, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिली। और साथ में जो यूक्रेन की जो मदद कर रहे हैं यूरोपियन देश और अमेरिका, तो उसमें भी देखने को मिल रहा है कि अब ये देश अब उतने सपोर्टिव नहीं है यूक्रेन के जिस समय जितना 1 साल पहले हुआ करते थे। जैसे कि अमेरिका के सीनेट ने अभी यूक्रेन के लिए पैसा रोका हुआ है। और यूरोप में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे देश है यूरोप के जो अब चाहते हैं कि यूक्रेन को पैसा नहीं भेजा जाए। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन को 2024 में अगर उसको लड़ाई को कंटिन्यू रखना है तो उसको पैसों की ज़रूरत है और उसको सैनिक सहायता की ज़रूरत है, यानी उसको वेपन्सों की ज़रूरत है। तो कैसे यूक्रेन की मदद की जाए, तो इसी को लेकर एक प्लान बनाया अमेरिका ने। अमेरिका की सरकार का एक प्लान है कि रसिया के जो एसेट है, यानी कि जो रसिया के पैसा भी बाहर बैंकों में पड़ा हुआ है, और उनका टोटल मिला के $300 बिलियन, ये रसिया का पैसा अभी तक बाहर के देशों के बैंकों में ये फ्रोज किया हुआ है। इसको अभी जब्त किया गया है इस पैसे को, ये रसिया का पैसा है। तो ये अमेरिका सरकार चाहती है कि ये पैसा को हम यूक्रेन को दे दें, यानी कि रसिया के पैसे को हम यूक्रेन को, अगर इसको पैसे को दे दे तो यूक्रेन का जो पैसे की दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी है। पहली दिक्कत ये है कि जो रसिया का पैसा है, तो अगर रसिया का पैसा अमेरिका सरकार उसको यूक्रेन को देती है तो फिर एक संकट खड़ा हो जाएगा। संकट ये है कि जो अमेरिका डॉलर
जो अभी तक पूरी ग्लोबल करेंसी जिसको माना जाता है, दुनिया में जो सबसे मजबूत करेंसी है वो डॉलर है। जित दुनिया में जितने भी देश है लगभग हर कोई अपनी करेंसी, उसकी जो करेंसी होती है उसके साथ वो डॉलर करेंसी के साथ वो ट्रेडिंग करता है, यानी अपनी करेंसी को डॉलर के साथ वो ट्रेडिंग करता है। तो डॉलर ऐसी करेंसी है जो कि ग्लोबल करेंसी मानी जाती है। तो यूएस कोई ऐसा कदम उठाएगा तो डॉलर का जो वैल्यू है, ये डॉलर की जो ट्रस्ट वर्थीनेस है उसमें एक सवाल चिन्ह खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि दूसरे देश भी फिर डॉलर में अपना पैसा को कन्वर्ट ना करें, जैसे कि चाइना, इंडिया, ये देशों को अब खतरा होने लग जाएगा कि हो सकता है कि इनका जो पैसा है बाहर के देशों में, बाहर के बैंकों में, वो भी जब्त हो सकता है। तो ये डॉलर के ट्रस्ट वर्थीनेस में एक सवाल उठ जाएगा अगर अमेरिका ऐसा ऐसा कदम उठाता है। दूसरा ये है कि अगर अमेरिका को ये कदम उठाना भी है तो उसको पहले कांग्रेस में बिल पास कराना पड़ेगा, यानी कि सरकार कोई एग्जीक्यूटिव कदम लेकर इसको पास नहीं करा सकती, उसको पहले कांग्रेस में प्रॉपर तरीके से बिल लाना पड़ेगा। वो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी दिक्कत ये कि ये लगभग सभी जो यूरोपियन देश और अमेरिका, जहाँ ये पैसा अभी रसिया का है बैंकों में, जिन देशों के बैंकों में ये पैसा अभी फ्रोज किया हुआ है, तो इन सभी देशों को मनाना पड़ेगा कि ये जो पैसा है इसको हमको यूक्रेन को देना चाहिए। अगर एक भी देश इसमें उंगली खड़ा कर देगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। तो यानी अमेरिका को सभी देशों, जो जिन देशों में पैसा बैंकों में है, उन सभी देशों को उनको मनाना पड़ेगा और उनको तैयार कराना पड़ेगा कि ये पैसा को हम यूक्रेन को देना चाहते हैं। अगर अमेरिका ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ये एक सक्सेसफुल तरीका निकल जाएगा, यानी कि अमेरिका इसको बिना किसी कंट्रोवर्सी से इसको कर सकता है। अगर देखा जाए तो ये पैसा आखिरकार किन किन देशों के बैंकों में हम देख लेते, तो ज़्यादातर जो पैसा हो यूरोपियन देशों में, और यूरोपियन देशों के बैंक हो गए जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, ये कुछ देशों के बैंक है जहाँ पर रसिया ने इन बैंकों में काफ़ी डॉलर में पैसा जमा किया हुआ था। तो जैसे ही रसिया ने जब यूक्रेन के ऊपर लड़ाई घोषित की, उसी दिन ये जो रसिया का पैसा है इसको जब्त कर लिया गया, यानी इसको फ्रोज कर दिया गया, इसको जब्त कर लिया गया था। और तब से लेकर अभी तक 2 साल होने वाले हैं और ये पैसा अभी तक बैंकों में ही रखा गया है। रसिया इसको चाह के भी इन पैसों को नहीं निकाल सकता है क्योंकि ये जब्त हो चुका है पैसा। तो ये टोटल वैल्यू $300 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है। $300 बिलियन यानी यूक्रेन की सैनिक सहायता आज से 3 साल के लिए, अगर लड़ाई चलती है तो 3 साल के लिए यूक्रेन को पैसा भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, अगर ये सारा पैसा यूक्रेन को दिया जाता है तो। अब सवाल ये उठता है कि कैसे कैसे तरीके से यूक्रेन को मदद की जा सकती है। अगर हम ये मान लेते हैं कि पैसा को अमेरिका तैयार कर देता है सभी देशों को कि यूक्रेन को ये पैसा देना है, तो किस प्रकार से यूक्रेन को पैसा दिया जाएगा। कुछ तरीके हैं जिस तरीक़ों को आजमा के ये यूक्रेन को दिया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि यूक्रेन को जिस तरह से अभी तक सैनिक सहायता मिलती रही है, यानी कि अभी तक अमेरिका ने $100 बिलियन की सैनिक सहायता और आर्थिक सहायता यूक्रेन को दी है। तो ऐसी अभी अमेरिका क्या करेगा, इन पैसों को, जो रसिया का पैसा है, अब उसका यूज़ करेगा, अपने पैसों का नहीं करेगा। अब वो रसिया के पैसों से ही वेपन्स खरीदेगा, फिर उस वेपनों को वो यूक्रेन को देगा, और जो आर्थिक सहायता यूक्रेन को मिलती रही है वो आर्थिक सहायता भी अब रसिया के पैसे से जाएगी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि लोन के तहत यूक्रेन को दिया जाए पैसा। लोन के तहत कहने का मतलब ये है कि यूक्रेन को जो पैसा दिया जाएगा वो उसको यूक्रेन को लौटाना पड़ेगा। आज से 20-30 साल बाद उसको लौटाना पड़ेगा पैसा। तो उससे क्या है कि यूक्रेन एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से पैसा को खर्च करेगा। उसको पता रहेगा कि आने वाले समय में उसको इस पैसे को लौटाना है, तो एक वो जिम्मेदार तरीके से खर्च करेगा पैसे को। कहने का मतलब है वो सोच समझ के पैसे को खर्च करेगा। तीसरा तरीका ये है कि जो $300 बिलियन जो रसिया का पैसा है, इसका केवल इंटरेस्ट ही यूक्रेन को दिया जाए, यानी कि जो पैसा होता है बैंकों में तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है, तो केवल इंटरेस्ट ही यूक्रेन को अगर मिलता है तो उससे भी लगा सकते हैं हम कि लगभग 1 साल में $2-3 बिलियन तो इंटरेस्ट में लगभग बनता ही होगा। तो $2-3 बिलियन यूक्रेन को दिया जाए, तो उसमें ये दिक्कत हो जाएगी, फिर ये $2-3 बिलियन यूक्रेन के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर उसकी अलग समस्या है। तो कुछ तरीके हैं जिससे यूक्रेन को मदद हो सकती है। और
अभी जब जेलेंस्की यूएस की यात्रा में गए थे, पिछले हफ्ते आए थे वो यूएस में, तो उन्होंने अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की थी कई मुद्दों में। तो एक मुद्दा ये भी था, उन्होंने अपील की थी कि अमेरिका से, कि अमेरिका जो ये जमा हुआ पैसा किया हुआ है, जो जब्त किया हुआ पैसा है, उसको वो यूक्रेन को दे दे। तो यूक्रेन सरकार चाहती है कि जो रसिया का पैसा है वो यूक्रेन को मिल जाना चाहिए। लेकिन जो रसिया है, वो जाहिर सी बात है, वो अगर रसिया का पैसा अमेरिका यूक्रेन को देता है तो रसिया है फिर वो कुछ काउंटर करने की कोशिश करेगा। जैसे कि रसिया ने चेतावनी भी दे रखी है अमेरिका को कि अमेरिका इस तरह से कोई कदम ना उठाए। अमेरिका ने इससे पहले ये जो $300 बिलियन रसिया का पैसा था, उसको उसने निगोशिएटिंग करने की कोशिश की थी। उसने रसिया के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की उसने कोशिश की थी, और उसने रसिया को कहा था कि हम तुम्हारा जो पैसा है हम तुमको वापस दे देंगे, $300 बिलियन तुम्हारे पूरे तुमको मिल जाएंगे, लेकिन तुमको ये लड़ाई बंद करनी पड़ेगी। लेकिन रसिया ने ऐसा नहीं किया था। जाहिर सी बात है, वो लड़ाई क्यों बंद करेगा? लड़ाई उसने सोच समझ के शुरू की थी, तो ऐसे बिना किसी वजह से वो बंद नहीं करने वाला। केवल $300 बिलियन के लिए वो लड़ाई बंद नहीं करने वाला। तो अमेरिका का तो ये दांव था, वो तो फेल हो गया। आने वाले समय में भी अमेरिका, उसको उम्मीद है कि वो लगभग 2024 से 2025 में जब ये लड़ाई ख़त्म होने की स्थिति में आएगी, तो वो फिर से निगोशिएशन टेबल में रसिया को लाने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर सकता है, और फिर से रसिया को एक ऑफ़र दे सकता है कि ये रसिया को ये पैसा मिल जाएगा वापस, लेकिन रसिया को लड़ाई बंद करनी होगी। तो इस तरह से भी अमेरिका की ये कोशिश रही थी और आगे भी रहेगी। अगर ये पैसा बैंकों में ही रहता है, तो ये फिर रसिया को ये ललचाने की कोशिश की जाएगी कि रसिया लड़ाई बंद कर दे। आगे बढ़ते हैं हम। अभी जाकर जापान की बात की जाए, तो जापान की सरकार ने एक फ़ैसला लिया है, जिसमें उसने पेट्रियट मिसाइल, जो जापान में बनी हुई पेट्रियट मिसाइल है, उसको उसने अमेरिका ट्रांसफ़र करने का डिसीजन लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है। और देखा जाए तो जापान अगर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से उसने पेसिफिज्म वाला कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था, यानी कि वो शांति व्यवस्था उसने अपनाई थी। उसने एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये जिक्र किया गया था कि जापान किसी भी बाहर के देश में लड़ाई होगी अगर, तो उसमें जापान अपने सैनिकों को नहीं भेजेगा, ना ही किसी प्रकार से सैनिक सहायता देगा उन देशों को। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस आ गया है पिछले कुछ दिनों में। जापान ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं, जिसके बाद जापान ने ये जो पेट्रियट मिसाइल है, जो जापान में ही बनी हुई है, तो उसको अब उसने अमेरिका को देने को डिसीजन दे दिया है। अमेरिका को ये मिसाइल आने वाले दिनों में दे दी जाएगी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है 1945 के बाद, जब जापान ने कुछ इस तरह से जो इतने बड़े वेपन्स है, इतनी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है पेट्रियट मिसाइल, उसको अमेरिका को दिया है। अगर ये पेट्रियट मिसाइल की बात की जाए, तो ये अमेरिका की ही ये मिसाइल है। तो अमेरिका की जो मिसाइल को बनाने वाली जो कंपनी है, वो जापान की कंपनी के साथ मिलकर ये जापान के अंदर मिसाइल बनाती है। मित्सुबिशी एक कंपनी है, तो वो कंपनी अभी ये जापान में मिसाइल को प्रोडक्शन करती है। तो ये जो सरकार ने अमेंडमेंट किए थे पिछले कुछ दिन में, ये अमेंडमेंट में क्या किया उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि जो वेपन्स जिसका ओरिजिन जिन देशों में हुआ है, तो उन देशों को ये मिसाइल जापान भेज सकता है। यानी कि पेट्रियट मिसाइल जिसका ओरिजिन अमेरिका में हुआ है, तो अमेरिका को ये मिसाइल वापस मिल सकती है, जापान इसको अमेरिका को दे सकता है। इसके अलावा जापान कुछ और फैसले लेने वाला आने वाले समय में, और वो आर्टिलरी सेल, यानी कि जो गोला बारूद होता है, उसको भी दूसरे देशों को ट्रांसफ़र करने के बारे में सोच रहा है। तो आखिरकार ये जापान ये फैसले क्यों ले रहा है? इतने सालों तक उसने इन फैसलों से वो बच के रहा, तो अब ऐसी क्या स्थिति आ गई कि वो ये कदम उठा रहा है? कह सकते हैं कि इस समय यूक्रेन की जो लड़ाई है, वो सबसे बड़ा कारण है। अमेरिका दबाव बनाता रहा है जब से लड़ाई शुरू हुई है। जापान के ऊपर अमेरिका ने दबाव बनाया है, और जापान ने अभी तक इस दबाव को किसी तरीके से झेलते रहा। लेकिन अब लगता है कि जापान अब तैयार हो गया अमेरिका की हेल्प करने के लिए। अमेरिका जैसे कि चाहता है कि वो अमेरिका की जो कंपनीज़ है, वहाँ पर अब इतना ज़्यादा वेपन्स नहीं बन पा रहे जो यूक्रेन को
सौंपा जा सके जिन वेपनों को, यानी कि अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो अमेरिका फिर जो थर्ड कंट्रीज है उनमें दबाव बना रहा है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, जो अमेरिका के पार्टनर्स है, कि ये जो देश है जापान, साउथ कोरिया, ये अपनी जो डिफेंस का सामान है ये अमेरिका को बेचे। तब ये जो अमेरिका है इन सामानों को फिर यूक्रेन को देगा, यानी कि जो पेट्रियट मिसाइल अभी जापान अमेरिका को देने वाला है, तो ये मिसाइल फिर अमेरिका से फिर यूक्रेन की तरफ जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस समय यूक्रेन को सैनिक सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए अभी जो सप्लाईज कम हो गई है। तो ऐसे कुछ कदम अगर जापान उन्हें उठाया तो ये यूक्रेन के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पोलैंड के जस्टिस मिनिस्टर नए बने हैं, उनका नाम है बोडियोर है, और ये कल के दिन उन्होंने शपथ ले ली थी जस्टिस मिनिस्टर की। तो इनका जो भूमिका है जस्टिस मिनिस्टर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इन्होंने आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। पहले हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि जो पोलैंड है पिछले 8 साल से वहाँ PIS पार्टी की सरकार रही है। PIS पार्टी ने जो जुडिशरी है उसमें अपने जो समर्थकों को भर रखा है उसने, यानी कि जितने भी जजेस है वो PIS सपोर्टर जजेस है। तो अब क्या है कि इलेक्शन हुए थे पिछले महीने, उसमें पार्टी चेंज हो गई, यानी कि अब दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, सिविक कोलिशन जिसका नाम है। तो वो अब इन जजों को हटाने की कोशिश में लग गई है। तो ये जो जस्टिस मिनिस्टर बने हैं कल के दिन, तो उन्होंने पहला डिसीजन भी ले लिया। उन्होंने जो रीजनल जजेस थे उनको पिछले कुछ 1 महीना पहले PIS पार्टी ने उनको नियुक्त किया था, तो इन जजेस को उन्होंने निलंबित कर दिया, यानी कि इनको पोजीशन से हटा दिया। तो कल के दिन ये इन्होंने डिसीजन लिया है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जितने जजेस हैं वो सब PIS पार्टी के सपोर्टर है। तो इन जजेस को कैसे इनको निकाला जाए, एक कैसे जुडिशरी में रिफॉर्म किया जाए, ये बहुत बड़ा अभी इनके ऊपर टास्क है। और इन्होंने स्टेटमेंट दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि ये जो मैं काम है ये बहुत संभल के करूँगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के अंदर ही रह के मैं ये सब काम करूँगा। इन्होंने कहा है कि बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है पिछले 8 सालों में ये पूरा करप्शन से भर गया था, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो एक नए मिनिस्टर और बने हैं कल्चरल मिनिस्टर पोलैंड में, उन्होंने भी इसी तरीके से कदम उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने डिसीजन लिया है जिसके तहत जो स्टेट मीडिया इंस्टीट्यूशन चैनल है, जैसे कि TV भी वहाँ का स्टेट चैनल है, वहाँ पर जितने ऑफिशियल थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है कल के दिन। तो फिर यहाँ पर भी बवाल शुरू हो गया है। ये जो माना जा रहा है कि जितने ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया ये सब PIS के सपोर्टर थे। तो इनको सस्पेंड करने के बाद PIS ने जो हेडक्वार्टर है इस मीडिया चैनल का, वहाँ पर इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। और इन्होंने कहा है कि ये जो मीडिया फ्रीडम के ऊपर ये एक हमला है, ये जो ये नए कल्चरल मिनिस्टर ने जो फैसला लिया है। जबकि ये हर कोई मानता है कि पिछले 8 साल में जो ये मीडिया चैनल थे, जो सरकार जिन मीडिया चैनलों को चलाती थी वो पूरी तरीके से सरकार की बातों के हिसाब से न्यूज़ चलाते थे, यानी कि सरकार का समर्थन करते थे और अपोजिशन को ये आरोप लगाते थे। तो इस तरह से जो वहाँ न्यूज़ मीडिया थी 8 सालों में, पिछले 8 सालों में जो न्यूज़ मीडिया थी वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अधीन आ चुकी थी ये न्यूज़ चैनल। तो अब क्या है, जो नई पार्टी बनी है तो वहाँ कल्चर मिनिस्टर अब बन गए, तो वहाँ अब क्या कर रही है कल्चर मिनिस्टर कि वो ये इसको सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये PIS पार्टी के जितने सपोर्टर थे उनको ये अब निकाल रहे हैं, उनको सस्पेंड कर रहे हैं और नए लोगों को वहाँ पर डायरेक्टर बना रहे या दूसरे बड़ी पोजीशन में बैठा रहे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ये वही गलती कर रहे हैं जो 8 साल पहले PIS पार्टी ने की थी, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इनके पास एक और ऑप्शन ये था कि ये जब तक उनका कार्यकाल था, यानी कि जो अभी जिनको निकाला गया, जिनको सस्पेंड किया गया है, उनके कार्यकाल तक उनको बने रहने देते, फिर उसके बाद उनको जब उनका रिटायरमेंट हो जाता फिर अपने हिसाब से वो नए व्यक्ति को उनकी जगह में लाते। लेकिन इन्होंने क्या किया, वक्त से पहले इन्होंने सबको सस्पेंड कर दिया, जितने भी मीडिया चैनल से जुड़े हुए बड़े अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया। तो इससे सवाल ये उठ रहा है कि गैर कानूनी तरीके से काम किया गया है।
तो इस तरह से जो पोलैंड में अभी हमको देखने को मिल रहा है कि पोलैंड की जो नई सरकार है वो पिछले 8 सालों में जो जो भी सरकारों ने काम किया था उसको बिल्कुल चेंज करने की कोशिश करने लग गई है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इलेक्शन हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन संडे के दिन। तो वो इलेक्शन में काफ़ी फ्रॉड के आरोप लगे और ये भी माना जा रहा है कि ये जो इलेक्शन थे इसमें ग्लिचेस आए थे काफ़ी। जो ईवीएम मशीन थे वो टाइम में नहीं पहुंच पाई और लगभग 45% ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पर जो वोटिंग है वो टाइम पर शुरू नहीं हो पाई। तो ये जो जहाँ पर वोटिंग नहीं हो पाई तो वहाँ पर आज के दिन यानी कि मंडे के दिन वहाँ पर वोटिंग कराई गई। तो अभी भी जो अपोजिशन कैंडिडेट है वो सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये ग्लिचेस इतने ज़्यादा हो गए कि हमको ये वोटिंग को कैंसिल कर देना चाहिए और दोबारा से वोटिंग होनी चाहिए, यानी कि दोबारा से शुरुआत से वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन जो सरकार है वो तैयार नहीं है। जो प्रेसिडेंट इस समय फेलिक्स वो तैयार नहीं है और उन्होंने कहा है कि ये कॉन्गो एक बहुत बड़ा देश है, इसमें ऐसे ग्लिचेस होते रहते हैं, ये पहली बार नहीं है जी कि ऐसे ग्लिचेस हुए। तो ये अगर हम इसको दोबारा कराएंगे तो बहुत पैसा खर्च होगा। तो अभी तक सरकार ने डिमांड नहीं मांगी है। और दूसरी बात की जाए जो अपोजिशन कैंडिडेट है, जो सबसे बड़े अपोजिशन कैंडिडेट है, मोइसे नाम है उनका, वो भी वो कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से वोट कराने का। तो माना जा रहा है कि ये जो अभी कांटे की टक्कर चल रही है फेलिक्स और मोइसे के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी जीत सकता है चुनाव। और मोइसे वो अपने समर्थकों को कह रहे कि हमारा जीतना पक्का है। वो कह रहे कि हमको जितना अभी तक सूचना मिली है उसमें जितना वोट पड़ा है उसमें ये कंफर्म हो गया कि हमारी जीत होगी। तो ये इलेक्शन के रिजल्ट अभी 10 दिनों के अंदर आ जाएंगे और ये जो इलेक्शन के रिजल्ट है, अगर इलेक्शन के रिजल्ट को उसके ऊपर सवाल किया गया यानी कि रिजल्ट को नहीं माना किसी भी पक्ष ने, चाहे वो फेलिक्स हो या फिर चाहे वो मोइसे हो, अगर किसी ने भी इसको मानने से इनकार कर दिया तो फिर यहाँ पर सिविल वार होने की संभावना है। और जो अफ्रीका में आमतौर में होता है कि वोटर फ्रॉड का आरोप लगता रहता है और जिस तरह से ये पहला देश नहीं है जहाँ पर इस तरह से वोटिंग में इस तरह से ग्लिचेस होती है। अफ्रीका में लगभग हर देश में ग्लिचेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कॉन्गो में ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन माना जा रहा है और इलेक्शन माना इसलिए जा रहा है क्योंकि जो फेलिक्स है वो फेलिक्स 2019 में वो राष्ट्रपति बने थे और 2019 से लेकर 5 साल होने वाले उनको, और 4 साल का कार्यकाल होता है वैसे तो राष्ट्रपति का। तो 4 साल में उनका कार्यकाल में अगर उनका अवलोकन किया जाए तो उन्होंने उनका मिक्स रिकॉर्ड रहा है। उनको इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ रेट तो ठीक ठाक बढ़ी है कॉन्गो की, लेकिन जिस हिसाब से जो हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई फेलिक्स को। तो फेलिक्स ने ये जो कैंपेन लड़ा था उसमें उन्होंने अपने जो सपोर्ट बेस है यानी जो उनके समर्थक है फेलिक्स के, उनको उन्होंने काफ़ी जोश भरने की कोशिश की थी उनके अंदर। कॉन्गो में माना जा रहा है कि इस समय जो इलेक्शन है उसमें खर्चा काफ़ी आ गया था, टोटल मिला के जो कैंपेन हुआ और उसके बाद फिर मशीनों को जो वोटिंग सेंटर है वहाँ पर ले जाया गया। तो कॉन्गो में इस तरह से जो खर्चा टोटल मिला के $1.2 बिलियन का खर्चा आया, टोटल मिला के $1.2 बिलियन। तो फिलहाल अभी अगर हम जो अपोजिशन कैंडिडेट यहाँ पर री इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, अभी तक उनका सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, यानी कि दो बड़े बड़े कैंडिडेट ने तो इस मांग को उन्होंने अभी दरकिनार कर रखा है। केवल छोटे मोटे जो अपोजिशन कैंडिडेट है वही मांग कर रहे हैं कि इस इलेक्शन को दोबारा से शुरू की जाए। लेकिन जब इलेक्शन आ जाएगा यानी इलेक्शन का जब रिजल्ट आ जाएगा फिर हो सकता है कि जो इन दोनों बड़े कैंडिडेट में से जिसकी हार होगी वो इसको इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाने लग जाएगा और वो फ्रॉड का आरोप लगाने लग जाएगा। फिर क्या होगा वो एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल अभी जो इलेक्शन की दोबारा कराने की मांग है वो अभी स्लो मांग है, यानी कि अभी वो कमज़ोर मांग है, वो उसके ऊपर कोई इतनी गंभीर विषय नहीं है अभी वो। आगे बढ़ते हैं। जेवियर मिलेई जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति पिछले महीने चुने गए थे, तो उन्होंने बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। जैसे कि 2 हफ्ते पहले उन्होंने फैसले लिया था जिसके तहत उन्होंने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको बर्खास्त कर दिया था और साथ में उन्होंने जो सब्सिडीज़ थी वो सब्सिडीज़ भी उन्होंने कम कर दी थी।
साथ में उन्होंने कल के दिन भी फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने पहला फैसला ये है कि उन्होंने यहाँ पर जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, यानी स्टेट जो इंडस्ट्री है उसको उन्होंने प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया है। साथ में उन्होंने जो मैटरनल लीव मिलती है महिला को, मैटरनिटी लीव, उसको भी उन्होंने ख़त्म करने का फैसला लिया है। साथ में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए ये अर्जेंटीना की इकोनॉमी खोलने का उन्होंने फैसला लिया है। तो इस तरह से उन्होंने जो इस फैसले पिछले जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तो बहुत ज़्यादा रेडिकल फैसले उन्होंने लिए हैं। तो जो ये जो फैसले है इसका उनका समर्थक वर्ग में तो उसका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन अपोजिशन जो उनका अपोजिशन वर्ग है जो अपोजिशन करता रहा है जेवे मिले का, वो अब सड़कों में उतर आया है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो गए शुरू। और जेवे मिले की बात की जाए तो जेवे मिले ने जब कैंपेन लड़ा था तो उन्होंने ये बात कह दी थी कि अर्जेंटीना इस समय बहुत गंभीर स्थिति में है। अर्जेंटीना का जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, 100% से ज़्यादा इन्फ्लेशन वहाँ पर पाया जाता है। साथ में उसका जो कर्जा अर्जेंटीना का है वो भी बहुत ज़्यादा कर्जा अर्जेंटीना ने ले रखा है, जिसको चुका नहीं पाता अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना को इसका इलाज करना है, अगर हमको अपनी इकोनॉमी का इलाज करना है तो हमको बहुत कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जब मिले ने शुरुआत से कहते आ रहे हो, तो उसी हिसाब से वो फैसले भी लेने उन्होंने शुरू कर दिए। अभी जो सरकार जो सब्सिडी देती है, सब्सिडी कहने का मतलब है जो जो लोग किराया देते हैं बसों में, ट्रेनों में, तो उनको बहुत सब्सिडी मिलती है। तो सरकार ने इस सब्सिडी को वापस ले लिया है, काफ़ी सब्सिडी अब वापस सरकार ने ले ली है। इसका मतलब अब किराया, अब जो जनता है उसको किराया देना पड़ेगा। जो उसका किराया देता था जनता, वो किराया एकदम से उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो पब्लिक है उसको किराया देना पड़ रहा है, सब्सिडी उसकी हट गई है। साथ में जो लोगों का पिछले 1 साल में जिनको गवर्नमेंट में जॉब लगी थी, अब उनकी जॉब भी छीन ली गई है। तो इस तरह से जेवियर मिले चाहते ये कि वो जो सरकार का पैसा है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस पैसे को कर्जा देने में इसको खर्च किया जाए। बात की जाए तो जेवियर मिले एक ऐसे लीडर है जो कि इनका पॉलिटिकल करियर अगर हम देखा जाए तो इनका पॉलिटिकल करियर आज से 3 साल पहले ही शुरू हुआ था। तो 3 साल में इन्होंने इतनी तेज़ी से इन्होंने प्रगति की है कि अब ये राष्ट्रपति भी बन गए। तो इनकी जो पार्टी है वो छोटी पार्टी है, केवल 1 मैन पार्टी कह सकते हैं जिसको। तो इनकी पार्टी का अभी जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसमें मेजोरिटी नहीं है। तो इनको जो भी अपने डिसीजन इन्होंने लिए है तो उसको पास कराने के लिए इनको पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा। लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में जब ये इनके प्रपोजल जाएंगे तो इनको फिर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनको सपोर्ट लेना पड़ेगा दूसरी पार्टियों से। तो वो भी एक इनके लिए चैलेंजिंग टास्क है कि कैसे जो इनके प्रपोजल है, जो ये जो डिसीजन ले रहे हैं, तो इनमें से कई ऐसे डिसीजन हैं जिनको पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा। तो वो कैसे पास होंगे वो एक सवाल है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से जेवी मिले ने जो वादे किए थे उस हिसाब से तो काम कर रहे हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, वो प्रोटेस्ट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनकी जो ये फैसले लेने के बाद, जब से जेवी मिले ने फैसले लिए तब से महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के लिए सब्सिडी ख़त्म हो गई है। तो लोग इसी का यहाँ पर इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जेवी मिले को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि जेवी मिले ने अभी तक इस तरह से जो ये लोग जो प्रोटेस्टर है उनको उन्होंने कहा है कि ये माइनॉरिटी लोग हैं, यानी कि ये मेजोरिटी लोग जो है, यानी कि जो बहुमत वाले लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये जो माइनॉरिटी लोग हैं ये ही विरोध कर रहे हैं, ये अपोजिशन के लोग हैं ये जो मेरा विरोध कर रहे हैं और मैं इस्तीफा नहीं देने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। अभी जो एमेनुएल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, इन्होंने कल के दिन मीडिया में इंटरव्यू दिया था और मीडिया में इन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। इस समय एक व्यक्ति है गैरेट डिपर्डियो नाम का, ये फ्रांस का बहुत बड़ा एक्टर है और इसको फ्रांस का अमिताभ बच्चन भी कह सकते हैं हम। तो इसने इसके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के आरोप है, कई महिलाओं ने इसके ऊपर रेप का चार्जेस लगा रखा है। तो ये जो एक्टर है इसके ऊपर लगभग 20 से ज़्यादा महिलाओं ने रेप का आरोप लगा रखा है। तो इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है इसके ऊपर। तो इसी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से सवाल पूछा गया और कहा गया मैक्रोन से सवाल में कि क्या ये जो व्यक्ति है इसको जो फ्रांस ने जो सम्मान दे रखा है, तो क्या वो फ्रांस को सम्मान वापस ले लेना चाहिए, इस व्यक्ति से सम्मान को वापस छीन के ले लेना चाहिए।
तो जो मैक्रो ने उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होगा, और ये जो व्यक्ति है, जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी इसका जो अवार्ड जो इसको मिला हुआ है स्टेट की तरफ से वो इससे वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब इन्होंने मैक्रो ने एक बहुत कंट्रोवर्सी उन्होंने वाक्य कह दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो एक्टर है ये इसने फ्रांस को गौरवान्वित किया है, यानी कि जो फ्रांस है दुनिया के नक्शे में, दुनिया के जो एक्टिंग कम्युनिटी है वो फ्रांस को इसी एक्टर के रूप में जानती है। यानी कि दुनिया के जो हॉलीवुड हो गया, यानी कि जो अमेरिका का हॉलीवुड मीडिया इंडस्ट्री है, जो वहाँ का मूवी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर जो ये गैरेट डिपर्डियो है इसने बहुत ज़्यादा बहुत काम कर रखा है वहाँ पर, और इसने अपना नाम कमा रखा है। तो इसको जो हॉलीवुड के लोग जो फ्रांस की इंडस्ट्री को इसी व्यक्ति के नाम से जाना जाती है। तो ये जो व्यक्ति है इसने फ्रांस को दुनिया भर में इसको फ्रांस का इसने प्रमोशन किया है। तो ये जो व्यक्ति है ये फ्रांस के लिए गर्व वाली बात है। ये जो व्यक्ति है, यानी कि जो व्यक्ति है इसकी वजह से फ्रांस को काफ़ी गर्व का गर्व का गर्व हुआ है फ्रांस को पूरा इस व्यक्ति की वजह से। बात की जाए तो ऐसे ये जो इनका स्टेटमेंट है इसकी आलोचना शुरू हो गई है, और आलोचना शुरू इसलिए हुई है क्योंकि जो महिलाएं थी जिन्होंने इस एक्टर के ऊपर रेप का चार्जेस लगा रखा है, तो वो अब राष्ट्रपति के ऊपर भी सवाल उठा रही है कि राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति जो रेप का आरोपी है उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे ये इतने क्रूर आदमी जिसने महिलाओं के साथ इतना सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रखा है, कैसे उस एक्टर को ये प्रमोट कर रहे हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के ऊपर इस तरह से आरोप लगने शुरू हो गए कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो महिलाओं के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको हल्के में ले रहे, और उनको ये थोड़ा समझ के और संभल के बोलना चाहिए था ये बातों को। आगे बढ़ते हैं। अभी विन डीजल एक बहुत बड़े हॉलीवुड के एक्टर है, इनके ऊपर भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लग रखा है। एक महिला ने कल के दिन ही कोर्ट में केस दर्ज किया है इस एक्टर के खिलाफ। ये विन डीजल ये बहुत बड़ा एक्टर है हॉलीवुड का, और ये फास्ट एंड फ्यूरियस जो सीरीज़ है उसमें ये लीड एक्टर के रूप में इसने काम किया है। तो 2010 की बात है, तो 2010 में एक मूवी फास्ट 5 उसकी शूटिंग हो रही थी। तो उसी दौरान जो विन डीजल है उसने इस महिला के साथ उसने रेप करने की कोशिश की थी इस महिला के साथ। और ये जो महिला है ये इसने 2010 में इसके साथ ये घटना हुई थी, लेकिन इसने 13 साल बाद कल के दिन ये बताया, मीडिया को बताया कल के दिन, और ये केस भी उसने फाइल कर दिया कोर्ट में, और 13 साल की देरी कर दी इस महिला ने। तो ये ऐसे केसेस में हमको देखने को मिलता है, जैसे फ्रांस में अभी मैंने आपको पिछली स्टोरी में बताया, तो उसमें भी जो गैरेट डिपर्डियो जिसके ऊपर रेप के आरोप लगे थे, तो कई महिलाओं ने रेप होने के लगभग 10-20 साल बाद रिपोर्ट फाइल की थी। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी समस्या होती है कोर्ट के सामने, क्योंकि कोर्ट को के लिए बड़ी दिक्कत होती है कि किसी जो एक्टर जो बड़े बड़े एक्टर हैं जिनमें इस तरह से रेप के आरोप लगते हैं, तो कोर्ट कैसे इसको डिसीजन ले पाए कि वाकई में जो ये रेप का जो चार्ज इस व्यक्ति के ऊपर लगाया जा रहा है क्या वो सही है या वो मोटिवेटेड है। ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो फेमस एक्टर होते हैं उनको बदनाम करने के लिए भी इस तरह से झूठे आरोप लगाए जाते हैं। तो ये बड़े मुश्किल टास्क जजेस के सामने ये होता है। खासतौर में जो मुश्किल है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये केसेस बहुत पुराने पुराने होते हैं। जैसे ये महिला इसने 2010 का केस अब इसने कोर्ट में फाइल किया है, तो ये अब इसको एविडेंस जुटाना बड़ा मुश्किल टास्क होगा। तो ये महिला ने केस फाइल किया है, लेकिन जो विन डीजल है उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है, और उन्होंने जिस स्टेटमेंट में कहा है कि ऐसा कोई नई बात, मतलब ऐसे कोई घटना नहीं हुई थी। उन्होंने कहा है ये महिला झूठे आरोप लगा रही है। जो गैरेट डिपर्डियो, इससे पहले मैंने आपको स्टोरी बताई थी, उन्होंने भी इस तरह से जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसको उन्होंने झूठा करार दिया है, और उन्होंने कहा है जिन भी महिलाओं के साथ उन्होंने संबंध बनाए वो सब कॉन्सेंसुअल संबंध थे, यानी सब जो संबंध महिलाओं के साथ बने थे वो सहमति से संबंध बने थे, और उन्होंने आज तक किसी महिला का रेप नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। अभी जो वेटिकन है, वेटिकन ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कुछ 3-4 दिन पहले लिया था, जिसमें जो पोप फ्रांसिस है उन्होंने जो सेम सेक्स कपल है उनको
कुछ अधिकार दे दिए। कहने का मतलब है कोई जो बिशप है, कोई पादरी है, तो ये क्या कर सकते हैं, अब जो सेम सेक्स कपल है उनको अब आशीर्वाद दे सकते हैं। इससे पहले ये मना किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है, और इससे ये माना जा रहा है कि जो पोप फ्रांसिस है उन्होंने बहुत ये रिस्की फ़ैसला लिया है, यानी कि ये उनके लिए आसान फ़ैसला नहीं था लेना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये फ़ैसला लिया है। तो उनकी तारीफ़ भी हो रही है, कई जगह उनको तारीफ़ उनकी की जा रही है। लेकिन अगर हम इस मामले को, अगर इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें, तो पहले हम जो सेम सेक्स मैरिज है उसको अभी तक कैथोलिक चर्च में इलीगल माना गया है। यानी कि कैथोलिक चर्च में कहा यह गया है कि जो शादी होती है वो पुरुष और महिला के बीच में होती है केवल। ये जो सेम सेक्स कपल है, यानी पुरुष पुरुष की शादी और महिला महिला की शादी, वो गैर कानूनी है। तो पोप फ्रांसिस ने इसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया है, यानी कि अभी भी यही माना जाता है कि जो शादी है वो पुरुष और महिला के बीच ही होती है। लेकिन पोप फ्रांसिस ने फैसला क्या लिया है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई पादरी है, मान लेते कोई पादरी के सामने सेम सेक्स कपल आ जाते हैं, तो पादरी उनको आशीर्वाद दे सकता है उनको। लेकिन पादरी उनको उनकी शादी नहीं करा सकता है। यानी कि अगर सेम सेक्स कपल वाले शादी करना चाहते हैं तो पादरी उनकी सेरेमनी में शामिल नहीं होगा, वो केवल उनको आशीर्वाद दे सकता है, उनकी सेरेमनी को कंप्लीट नहीं करा सकता है। यानी सेरेमनी कंप्लीट कराने का मतलब है जैसे पंडित शादी कराता है, उसी तरीके से जो पादरी होता है वो क्रिश्चियन शादी कराता है। तो ऐसी शादियाँ नहीं करा सकता है पादरी, सेम सेक्स कपल वाली शादी नहीं करा सकता। वो सिर्फ उनको आशीर्वाद, जिनकी शादी हो चुकी है उनको बस वो आशीर्वाद दे सकता है बस। तो ये जो फैसला है, ये अगर हम देखा जाए तो वेटिकन की स्थिति अगर देखा जाए तो वेटिकन में इस समय दो गुट बन रखे। एक गुट प्रोग्रेसिव कहते हैं उनको, और ये प्रोग्रेसिव जो तबका है वेटिकन में, वो चाहता है कि जो सेम सेक्स कपल हैं उनको अधिकार, जो उनके जो सरकारों ने उनको अधिकार दे दिए, तो अब चर्च को भी उनको अधिकार दे देना चाहिए। यानी कि सेम सेक्स कपल को अब या फिर सेम सेक्स मैरिज को अब चर्च की तरफ से उसको लीगल ठहरा देना चाहिए। लेकिन एक ऐसा पक्ष भी है जो कंजर्वेटिव पक्ष है, और उसका कहना है कि जो धर्म है, यानी कि जो रिलीजन है, वो एक बार बन चुका है तो बन चुका है बस, उसमें अब कोई चेंज नहीं हो सकता। एक बार अगर जो शादी को कह दिया गया है कि ये पुरुष और महिला के बीच ही हो सकती है केवल, तो मतलब ये पत्थर में लकीर वाली बात हो गई है, इसको अब चेंज नहीं किया जा सकता है। तो पोप फ्रांसिस के लिए ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनको दोनों पक्ष को बराबर लेके चलना था, किसी भी पक्ष को नाराज़ नहीं करना था। तो ये करने में उनको सफलता मिल चुकी है। फिलहाल वेटिकन में ज़्यादातर लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसा तबका भी है जो इसका विरोध कर रहा है, लेकिन वो तबका माइनॉरिटी में अभी। तो हम ये, अगर हम इसको समझना चाहें तो जिस तरह से जो सेम सेक्स कपल और LGBTQ जो ग्रुप वाले लोग हैं, उनको पिछले 20-30 सालों में कई देशों में उनको बहुत सारे अधिकार मिल चुके हैं। उनको सेम सेक्स मैरिज को लीगलिटी सरकार द्वारा दी गई है, और इसके अलावा बहुत सारे अधिकार मिल चुके हैं जो पहले आज से 50-60 साल पहले नहीं थे। तो अब चर्च के ऊपर भी प्रेशर बनने शुरू हो गया है। चर्च से भी जो लोग हैं वो अपील कर रहे हैं कि चर्च को भी अब ये लीगलिटी कर देनी चाहिए, जो सेम सेक्स मैरिज है उनको लीगल ठहरा देना चाहिए। तो चर्च के ऊपर प्रेशर है कि चर्च अगर ये कर देता है, फैसला ले लेता है, तो ऐसा कई लोग हैं, खासतौर में जो अफ्रीकन देश है जहाँ पर कैथोलिक धर्म को मानने वाले काफ़ी लोग रहते हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अफ्रीका में जो सेम सेक्स कपल है उन और सेम सेक्स मैरिज है उनको अभी तक गैर कानूनी रखा गया है। तो ये जो देश है ये नाराज़ हो जाएंगे, देश के जो नागरिक है अफ्रीकन देश के, वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर चर्च कोई डिसीजन नहीं लेता है तो फिर यूरोप के जो लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि यूरोप में अब क्या है, जो कैथोलिक धर्म के लोग हैं वो चर्च को अब मानना उन्होंने छोड़ दिया है। बहुत कम लोग हैं जो धर्म को पालन करते हैं। तो वजह यही है कि धर्म जो है पिछड़ता जा रहा है। अब लोगों की जो जो ज़रूरत है उनको पूरा धर्म नहीं कर पा रहे, तो लोग अब धर्म को छोड़ने लग गए हैं। तो धर्म अगर यूरोप में उसको दोबारा से पकड़ बनानी है तो उसको इस तरह से प्रोग्रेसिव फैसले लेने पड़ेंगे। तो पोप फ्रांसिस ने जो फैसला लिया है वो परसों लिया था, उसके तहत उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है, और आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो चर्च है वो सेम सेक्स मैरिज को भी लीगल ठहरा दे, लेकिन ये बहुत टाइम लग सकता है इसमें। आगे बढ़ते हैं।
अभी जो यूएस और चाइना के जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। तो ये जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है ये लगभग 2 साल से ये बंद चल रहे थे। जब जो नैन्सी पेलोसी जो हाउस स्पीकर है वो ताइवान की यात्रा में गई थी, तो चाइना ने नाराज़ होकर ये यूएस और चाइना की जो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको कम्युनिकेशन है उसको तोड़ दिया था। यानी कि टेली कम्युनिकेशन कहने का मतलब ये है कि जो दो मिलिट्री है चाइना और अमेरिका की, वो आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती रहती है और कॉल भी करती रहती है, हॉट कॉल जिसको कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई ऐसी घटना हो जाती है जो लड़ाई में तब्दील हो सकती है, तो छोटी सी घटना को रोकने के लिए, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं पर हो जाती है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बड़ी लड़ाई में बदलने से पहले रोकने के लिए ये कम्युनिकेशन लाइन बनाई गई थी मिलिट्री के चीफ्स के बीच में। तो इससे क्या था कि दोनों जो देश के चीफ्स हैं, मिलिट्री चीफ्स, वो कोई भी छोटी बात को आपस में सलाह मशवरा करके निपटा देते थे। लेकिन जब से ये कम्युनिकेशन चाइना ने तोड़ दिया था, तब से ये संकट शुरू हो गया था कि आने वाले समय में छोटी भी अगर लड़ाई होगी, मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों मिलिट्री के आपस में एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो ये लड़ाई में बदल सकता है अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाए दोनों के बीच में। तो ये कम्युनिकेशन को शुरू करने की ज़रूरत थी, तो वो शुरू हो गई है। और अभी जो शी जिनपिंग थे राष्ट्रपति चाइना के, वो अमेरिका के में आ रखे थे, तो उसी दौरान ये फैसला हुआ था। तो लगभग 2 साल बाद ये सर्विस शुरू हो गई है और कल के दिन ये पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 साल में हुई है। 2 साल बाद ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है कल के दिन, और उसमें चाइना के जो मिलिट्री चीफ है उन्होंने बातचीत की है अमेरिका के मिलिट्री चीफ के साथ। आगे बढ़ते हैं हम। अभी वोल्केनो आया था आइसलैंड के इलाके में। आइसलैंड का जो नॉर्थ टू वेस्ट वाला इलाका है, रेजविनेस पेनिनसुला नाम से वो जाना जाता है। तो वहाँ पर वोल्केनो 2 दिन पहले वोल्केनो फूट गया था वहाँ पर, यानी कि लावा निकलने लग गया था वहाँ से। तो वोल्केनो ऐसी जगह में आ रखा है जहाँ पर आबादी काफ़ी रहती है। जो आइसलैंड की 2/3 आबादी इसी पेनिनसुला में रहती है, तो वोल्केनो भी यहीं पर ही आ गया। तो वोल्केनो निकलने के बाद यहाँ पर जितने लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट भी था जिसको नुकसान होने के चांसेस बताए जा रहे थे। फिलहाल सरकार का कहना है कि जो वोल्केनो से लावा बंद हो गया है, यानी कि अब लावा नहीं निकल रहा है। लेकिन अभी भी हो सकता है कि लावा फिर से निकलना शुरू हो जाए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कह सकते। और लोगों से अभी भी कहा गया है कि अभी अपने घर को वापस ना लौटे, स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। तो अगर हम बात किया जाए तो ये जो आइसलैंड है, तो आइसलैंड में इस तरह से जो वोल्केनो है वो लगभग काफ़ी सारे 200 एक्टिव वोल्केनो साइट यहाँ पर आइसलैंड में पाई जाती है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो अंडर सी माउंटेन है वहाँ से वोल्केनो निकलते हैं। तो ये इस तरह से जो आइसलैंड के इलाके में लोगों को पता है कि किस तरह से वोल्केनो से निपटना है। वोल्केनो से होता है एक दिक्कत ये हो जाती है कि जो आसमान में जो धुआं है वो जमा हो जाता है, ऐसे जमा हो जाती है। उससे जो जो ये एयरप्लेन है उसको गुजरने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे पिछले जो वोल्केनो आया था 10 साल पहले, उससे काफ़ी धुआं निकल गया था। तो उससे क्या हुआ था कि यहाँ इस रूट की जो एयरप्लेन रूट था उसको 1 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा था। तो फिलहाल अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं आई है। अभी जो एयरप्लेन जो इधर से निकल रहे हैं वो निकलते जा रहे हैं और कोई अभी दिक्कत नहीं हुई है। और सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है कि जो टूरिस्ट है इस इलाके में जो वोल्केनो देखना आना चाहते हैं, तो उनको अभी निर्देश मिल रखा है सरकार की तरफ से कि फिलहाल ना आए, क्योंकि अभी सिचुएशन क्रिटिकल बनी हुई है। कभी भी जो वोल्केनो दोबारा से निकल सकता है। और एक जो ट्रैकर था जो वोल्केनो देखने जा रहा था, उसको सरकार ने रेस्क्यू भी किया है। वो बीच रास्ते में वो थक के गिर गया था, तो सरकार ने उसको रेस्क्यू करके लिया है ये। तो सरकार ने इसी तरीके से लोगों को अभी ये चेतावनी दी है कि अभी फ़िलहाल इस वोल्केनो को देखने से बचिए, मतलब उसके ज़्यादा जो करीब आने की कोशिश ना करिए। तो फ़िलहाल क्रिसमस का समय, और क्रिसमस के समय जो इस इधर के इलाके के लोग थे वो अपने घर से दूर रहेंगे। क्रिसमस के बाद ही फैसला हो पाएगा कि उनको वापस उनके घर में आने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम। यूएस की जो सरकार है उसने फैसला लेने की स्थिति में आ गई है वो,
और आने वाले समय में फैसला ले सकती है कि जो सऊदी अरेबिया है उसको वेपन्स की सप्लाई दोबारा से शुरू हो सकती है। तो अभी क्या था कि वेपन्स सऊदी अरेबिया को कुछ लंबे समय से बंद हो रखा था। वेपन्स अमेरिका का वेपन सऊदी अरेबिया तक नहीं पहुंच पा रहा था। सैंक्शन लग रखे थे सऊदी अरेबिया के ऊपर, और ऊपर से जो सीनेट कमेटी है उसने भी सऊदी अरेबिया को वेपन देने से मना कर रखा था। लेकिन चेंजेस आ गए। सऊदी अरेबिया की सरकार ने डिमांड की अमेरिका से कि जब ये सिचुएशन बनी है इस इलाके में, जो मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन इस समय गाजा में लड़ाई होने की बात बनी है, उसके निपटने के लिए सऊदी अरेबिया को वेपन्स की ज़रूरत है। तो अभी क्या है, अमेरिका को भी सोच रहा है सऊदी अरेबिया को वेपन्स भेजने में। अमेरिका भी सहमति बन चुकी है, अमेरिका की गवर्नमेंट भी तैयार हो चुकी है लगभग। और बात की जाए तो सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जो यमन वाला इलाका है जहाँ पर हाउती रहते हैं, तो ये हाउती वाले इलाके से हमला हो सकता है सऊदी अरेबिया के लिए। तो इसको सुरक्षित करने के लिए सऊदी अरेबिया अपने के लिए वेपन्स की मांग कर रहा है। तो अभी क्या है कि सऊदी अरेबिया और हाउती के बीच में अभी फ़िलहाल संबंध ठीक ठाक चले, और 1 साल का समय हो चुका है जब से इन दोनों के बीच लड़ाई थम चुकी है। तो ये जो सिचुएशन अभी है यहाँ पर, तो अगर हम देखा जाए तो सऊदी अरेबिया ने जब यमन के ऊपर वो हाउती को निशाना बना रहा था, तो कई सिविलियन लोगों की भी उसने हत्या कर ली थी। और वो जो सिविलियन लोगों की हत्या हो रही थी अमेरिका के वेपनों के द्वारा हो रही थी। तो अमेरिका के जो लीडर थे वो मांग करने लग गए सरकार से कि जो सऊदी अरेबिया के ऊपर वेपन्स बैन लगा दिया जाए। तो ये इस प्रकार से सऊदी अरेबिया के ऊपर तब बैन लगा दिया गया। तो सऊदी अरेबिया ने इससे निपटने के लिए उसने जो वेपन्स थे उसने दूसरे देशों से मंगाने शुरू कर दिए। तो इससे क्या है कि अभी फ़िलहाल जो सऊदी अरेबिया है उसको अब आने वाले समय में हो सकता है कि अमेरिका उसकी फिर से दोबारा से सैनिक सहायता भेजना शुरू कर दे, वेपन्स भेजना शुरू कर दे। क्योंकि अगर जो बाइडन की सरकार है इस समय अमेरिका में, और अमेरिका में जो बाइडन जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर काफ़ी आरोप लगाए थे। जिस तरह से सऊदी अरेबिया की सरकार ने जमर खशोगी की हत्या की थी, तो उसकी वजह से ही जो बाइडन थे उन्होंने वादा किया था कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो सऊदी अरेबिया के ऊपर पूरा सैंक्शन वो लगा देंगे, हर तरह से सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन जिस तरह से रसिया ने लड़ाई शुरू की, फिर तेल की डिमांड में तेज़ी आई, तो सऊदी अरेबिया तेल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो अमेरिका को मजबूरन सऊदी अरेबिया के साथ निगोशिएट करना पड़ा, और जो सैंक्शन थे आधे अधूरे के लग पाए। और अब तो अमेरिका लगभग सारे सैंक्शन हटाने के लिए तैयार हो गया है सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो ये डेवलपमेंट आ रही है, और यही आज की इंटरनेशनल न्यूज़ थी। आई होप आपको पसंद आई होगी।